समझ तो तुम गए होगे क्या पढ़ने वाले हैं, है ना मैम? फालतू में ही हम इवोल्यूशन हुआ और फालतू में ही हमें इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ रहे हैं, बोर्ड की तैयारी करनी पड़ रही है। बट ऑब्वियसली फालतू में नहीं हुआ है, चीजें तो होती ही रहेंगी, आगे बढ़ती ही जाएंगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस अड्डा 24/7। मैं हूं नीलम, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, और आज हमारे इवोल्यूशन का वन शॉट होने वाला है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। एक एक चीज को बड़ी तरीके से, अच्छे तरीके से क्लासिफाई करके मैंने यहाँ पर रखा है, और याद करना आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि लाइफ का ओरिजिन कब हुआ। देखो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। क्वेश्चन ये बनता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कब हुआ, यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ, और अर्थ का ओरिजिन कब हुआ। तो सब में ना बिलियन आएगा, आपको मिलियन याद नहीं रखना है, यू हैव टू लर्न बिलियन। ओरिजिन ऑफ लाइफ 4.4 बिलियन ईयर्स अगो, यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स अगो, अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। अब स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ को बोला जाता है इवोल्यूशन। जो मिलियन बिलियन ईयर्स में जो भी चेंजेस हुए हैं उनको हम स्टडी करते हैं। उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि लाइफ कब आई है, तभी हम ह्यूमंस में इवोल्यूशन पढ़ पाएंगे, प्लांट्स में इवोल्यूशन पढ़ पाएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इन चीज़ों को पता करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये नहीं होता है स्टीलर डिस्टेंस, स्टार से हमारे अर्थ तक जो लाइट आ रही है, हम जो देख पा रहे हैं, वो जो डिस्टेंस होता है सितारे से लेकर के हमारे तक, उसको स्टीलर डिस्टेंस बोलते हैं, एंड दैट इज मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। अब देखो, एक बिग बैंग थ्योरी है जो कि यूनिवर्स के ओरिजिन को बताती है। फिर हमें पढ़ना होता है कि जिंदगी कैसे आई, फिर जिंदगी में आगे चीजें कैसे इवॉल्व हुई, सबसे पहले जिंदगी क्या थी, क्या छोटी सी चीज थी, क्या था एग्जैक्टली वो हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो अब जब बिग बैंग थ्योरी की बात करेंगे उससे पहले हमें एग्जैक्टली ऑलरेडी जो रिसर्च हो चुकी है उसके अकॉर्डिंग हमें पता होना चाहिए कि यूनिवर्स क्या है, गैलेक्सीज क्या है, स्टार्स क्या है। सो यूनिवर्स दैट इज समथिंग वेरी वेरी बिग, जो कि 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड ये हमारा यहाँ पर है। ठीक है, इसमें क्या आती हैं, काफी सारी गैलेक्सीज यहाँ पर होती हैं, और गैलेक्सीज में से हमारी एक गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सीज, जो कि 100 से 200 बिलियन ईयर्स अगो बनी थी। अब गैलेक्सीज किससे बनी होती हैं? गैलेक्सीज में होते हैं बहुत सारे स्टार्स, बहुत सारे क्लाउड्स, डस्ट, गैसेस, और बहुत सारे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स इसके अंदर होते हैं, और वो बनती है गैलेक्सी। हमारी कौन सी है? आकाश गंगा। अब यहाँ पे ये आता है कि यार ओके लेट्स सी, ठीक है, इट्स ओके कि हमें ये चीजें समझ आ रही हैं। एक सेकेंड, क्या हो गया ये? हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जो आपका यूनिवर्स है वो एग्जैक्टली यहाँ पर कैसे बना है। तो मैं आपको ये बताती हूँ यूनिवर्स एग्जैक्टली यहाँ पे कैसे बना है। कोई बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन यहाँ पर हुआ, और जब एक्सप्लोजन नहीं हुआ था तब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था, है ना। और ऑब्वियसली एक्सप्लोजन हुआ है अनइमेजिनेबल, आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते, अनइमेजिनेबल है फिजिकल टर्म्स में। ठीक है, अनइमेजिनेबल, ओके, यू कैन नॉट इमेजिन इट। इतना बड़ा एक्सप्लोजन, और एक्सप्लोजन हुआ है तो सब कुछ क्या हुआ है, ये एक्सपैंड हो गया है, और एक्सपैंड हो गया है तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया है, एंड टेम्परेचर यहाँ पर डाउन हो गया है। ठीक है, टेम्परेचर कम हो गया है, ठंडा हो गया है सब कुछ, ठीक है, कंडेंस हो गया है सब कुछ, और फिर हमारे यूनिवर्स में गैलेक्सीज और ये सारी चीजें यहाँ पर बनी हैं। एंड यहाँ पर क्या था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर इधर यहाँ पर था, समझे। तो ये था यूनिवर्स। ये बिग बैंग थ्योरी आपको बोलती है कि यूनिवर्स यहाँ पर कैसे बना। इससे क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट थोड़ा बहुत एक नंबर का आ जाए तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, इसकी बात बाद में करेंगे। अब यहाँ पे कुछ थ्योरीज आती हैं, जैसे बिग बैंग थ्योरी कुछ कहती है, ऐसे ही कुछ थ्योरीज हैं जो कि ये बताती हैं कि जिंदगी कैसे आई है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज और उसकी समरी मैंने आपको यहाँ पर लिख दी है। सबसे पहले थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया या कॉस्मोजोइक थ्योरी, जो कि कहती है लाइफ आई है दूसरे प्लैनेट से। दूसरे प्लैनेट से आई है मतलब वहाँ पे कहीं पर सीड या स्पोर्स होंगे, वहाँ से लाइफ हमारे
प्लैनेट पर आ गई है, उड़ के आ गई है। नेक्स्ट है एक थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, कहते हैं कुछ नहीं करना है, भगवान पे छोड़ दो सब, है ना। तो भगवान ने ही ये दुनिया बनाई है, ना इसमें टाइम लगा ना इसमें कुछ लगा। तो वो कहते हैं कि ऑलमोस्ट जो है आपकी धरती है वो कुछ टाइम में बन गई, 6 दिन में सारी की सारी जिंदगी यहाँ पर बन गई। फादर सॉरी जैसा बोलते हैं, बट ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो चमत्कार हो गया ना। अब थ्योरी ऑफ साइंस इस पर बिलीव नहीं करती है। अब बात आती है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, या फिर हम थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस इसे बोल सकते हैं। क्यों भाई, अचानक से हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली जो लाइफ है वो नॉन लिविंग मैटर से आई है, जैसे कि मिट्टी, गला हुआ मड, रॉटिंग, सड़ा गला, इन सभी से आई है। तो मतलब थ्योरी ऑफ लाइफ क्या, एबायोजेनेसिस, किसी नॉन लिविंग से जिंदगी आई है, जो कि डिसअप्रूव कर दिया गया था बाय लुइस पाश्चर। क्यों, इन्होंने मिलके एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, मतलब जो जिंदगी आई है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है। इसके लिए इन्होंने एक स्वान नेक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिसके थ्रू इन्होंने प्रूव किया कि जो जिंदगी आई है वो लिविंग से ही आई है। इतना एक्सपेरिमेंट को डिटेल में नहीं जानना है, बस पता होना चाहिए थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस किसने दिया था, लुइस पाश्चर ने, रेडी स्पैल्जेनी ने। बट दे वर ऑल्सो क्राइंग इन द कॉर्नर बिकॉज ये नहीं बता पाए कि लाइफ एग्जैक्टली कहाँ से आई। अगर वो लिविंग से भी आई है तो लिविंग, वो पहला लिविंग कहाँ से आया, ये नहीं बता पाए। ठीक है, चलो अब हमारे पास आती है थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अर्थ भी बेटा कैसे बनी, अर्थ भी ऑब्वियसली एक उबलता हुआ ज्वालामुखी जैसा कुछ कुछ था, वो धीरे धीरे कंडेंस हुआ, अर्थ हमारी बनी, वहां पे धीरे धीरे एटमॉस्फेयर बना। ठीक है, ये सारी चीजें वहां पे आ जाती हैं। अब थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन क्या कहती है कि जो लाइफ आई है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई है, मतलब आरएनए एंड प्रोटीन से वो आई है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम ये बोल सकते हैं आरएनए एंड प्रोटीन, दे आर दैट। और जो ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने हैं, ये कहाँ से बने हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने हैं, समझे। अब यहाँ पे क्या कहता है, अर्थ जो है वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था, जलता हुआ ज्वालामुखी था, जैसे वोल्केनिक स्टॉर्म बोला गया है, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, और वहाँ पर ये मीथेन एंड अमोनिया गैस ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट थी। और ये बोलते हैं कि यहाँ पर अर्थ पर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी थी, फिर अर्थ के ऊपर जिंदगी जो आई है वो ऐसे यहाँ पर आई है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओपेरर एंड हैल्डेन दे वर फ्रॉम एक था इंग्लैंड से, एक था रशिया से, और इन्होंने थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन दिया। अब इसी का एक्सपेरिमेंट जो ओपेरर एंड हैल्डेन ने कहा वो एसएल मिलर ने करके दिखाया 1953 में। ठीक है, एंड ही वाज फ्रॉम अमेरिका, राइट। अब देखो एसएल मिलर ने क्या बोला, उसने ये एक एक्सपेरिमेंट बनाया। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट को ना तो आपको एक्सप्लेन करने को आता है, और कह दो कि मैम क्या पता आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये डायग्राम तो जरूर लर्न करना है। लर्न करने के बाद आपको क्या रखना है कि बहुत बड़ा स्पार्क हुआ था, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स है ना, तभी सारी चीजों का रिएक्शन हुआ, और ऑलरेडी ये 4 गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट थी। सब में देखिए एच तो मिनिमम है, आप अगर कंफ्यूज हुए कभी भी याद करने में तो याद रखिएगा 4 गैसेस हैं, और हर गैस में H तो है ही, हाइड्रोजन तो है ही, तो CH4 है, NH4 है, एक आपके पास H2 आ जाता है, और एक आपके पास H2 आ जाता है। ये 4 गैसेस यहाँ पर रहती हैं, डिस्चार्ज होता है, यहाँ पर कुछ रिएक्शंस होते हैं, ये वाटर आउटलेट है, ये कंडेंसर है, यहाँ से पानी, क्लियर पानी जा रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स, और ये जो लिक्विड वाटर यहाँ पे ट्रैप हो गया है, इसमें ये सारी चीज़ें इधर हैं। क्या क्या है, इन सभी चारों चीज़ों से मिल करके क्या बना है, अमोनिया, अमाइनो एसिड, शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, पिगमेंट्स एंड फैट्स, और ये सभी के सभी मेटेरोइड में मिलते हैं। तो हमें ऐसा लगा है कि अर्थ से कभी कोई मेटेरोइड टकराया होगा, मे बी लाइफ वहाँ से आ गई होगी, इट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। एंड टेम्परेचर यहाँ पर 800 डिग्री सेल्सियस रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ईयर, एसएल मिलर का एक्सपेरिमेंट का नाम, टेम्परेचर, और ये 4 गैसेज और इनसे क्या बना, ये बहुत बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट अगेन है। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी अ क्वेश्चन हियर। बेटा क्वेश्चन यहाँ पे क्या आया हुआ है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय द एसएल मिलर, नेम द साइंटिस्ट हुज हाइपोथेसिस प्रॉम्प्टेड हिम टू कैरी आउट दिस एक्सपेरिमेंट। सिग्निफिकेंस क्या है कि रिजल्ट ये है, इंपॉर्टेंस ये है कि इसने जो एक्सपेरिमेंट अर्थ पर हुआ नेचुरली उसको इसने किया, और उसने ये बता पाया कि उन सारी चारों गैसेस के इतने टेम्परेचर पर रिएक्ट करने पर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में क्या चीजें बनी, एंड इट गेव अस अ आइडिया कि कैसे यहाँ पर जिंदगी बनी है, इट गेव एन आइडिया, राइट।
और इसने कौन से साइंटिस्ट का हाइपोथेसिस यहाँ पर लिया था? ओपेरन एंड हेल्डेन का थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन जो इन्होंने एक्सप्लेन किया था वो इन्होंने लिया। तो आपको मिल गए 2.5 नंबर। हाउ डज मेटेरोइड एनालिसिस फेवर दिस हाइपोथेसिस? मेटेरोइड एनालिसिस ने इसलिए फेवर किया ये हाइपोथेसिस क्योंकि उन चारों गैसेस के रिएक्ट होने के बाद जो चीजें बन रही थी वो हमें मेटेरोइड में भी मिल रही थी, एंड वी थॉट मे बी मेटेरोइड हमारी अर्थ से टकराया और जिंदगी वहां पर इन्हीं चीजों से आ गई, ऐसा भी हो सकता है। तो इट कैन फेवर हाइपोथेसिस, मतलब पता ऐसे भी बोला जाता है कि ये मे बी नहीं हुआ हो ऐसा, तो ऐसा हो सकता है कि कभी मेटेरोइड भी टकराया होगा और डायरेक्ट मेटेरोइड से ये चीजें हमारे अर्थ पर आ गई, वहां पे कोई वोल्केनिक एरप्शन और ये सारी चीजें नहीं हुई। ठीक है बेटा, चलो आगे। देखो एक क्वेश्चन ये बनता है, तो आपको पता है सारी गैसेस में आपके एटलीस्ट एच तो है, तो यहाँ पे ये वाले गलत हो गए। ओके 800 डिग्री सेल्सियस है तो ये गलत हो गया, आंसर क्या हो गया यहाँ पर? डी। ठीक है, सो डू कमेंट इन द चैट बॉक्स। नेक्स्ट है फ्यू इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं कि ये बोला जाता है कि जो जिंदगी है वो 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक। तो बच्चा जब भी बच्चे को हम पढ़ाते हैं कहते हैं कि बेटा जिंदगी 4 बिलियन ईयर्स बैक बनी है, तो बच्चा कहते हैं नहीं मैम एनसीईआरटी में कहीं पे लिखा हुआ है कि 5 मिलियन ईयर्स बनी है। 5 मिलियन ईयर्स के बाद ना आफ्टर पड़ता है ना बैक पड़ता है, क्या बोलने लगता है? बस चैट बॉक्स में ये डालने लगता है। तो आपको ये सुनना है कि लाइफ अपीयर्ड आफ्टर 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के बनने के 500 मिलियन ईयर्स बाद जिंदगी आई, बट हम एग्जैक्टली बोल सकते हैं अभी के कंपैरिजन करें तो 4 बिलियन ईयर अगो हमारी धरती पर जिंदगी आ चुकी थी। और पहली नॉन सेल्यूलर लाइफ जो है वो 3 इयर्स बैक आई थी, एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से वो जो सेल्यूलर लाइफ है वो क्या बनी थी? वो बनी थी। ठीक है, नाउ इट कैन बी आरएनए, प्रोटीन्स और एनी पॉलीसेकेराइड। और पहली सेल्यूलर लाइफ जो है डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल 2000 मिलियन ईयर अगो। मतलब देखो जो 2000 मिलियन ईयर्स अगो तक कोई भी ऐसी लाइफ नहीं बनी थी, सेल्यूलर लाइफ, जो कि इवन खुद को रेप्लिकेट यहाँ पर कर ले। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। देन अगेन एक्सपेरिमेंट, यू कैन जस्ट आंसर इन द चैट बॉक्स, कमेंट में क्या आंसर यहाँ पे होगा। अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म। एक थ्योरी है, कहती है कि जो लाइफ फॉर्म है, डिफरेंट जिंदगियां हैं, वेराइटीज हैं, वो कैसे यहाँ पे हुई हैं, लोगों ने क्या उनके बारे में कहा है। तो एक आपके पास कॉन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर थ्योरी होती है जो कि 3 कॉनोटेशंस इसके होते हैं। वही फादर सॉरेज वाली कहानी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच। कहता है कि जितने भी आज हम देख रहे हैं, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी हमारे वर्ल्ड में है, वो ऐसी की ऐसी ही पहले भी यहाँ पर थी, है ना। और कहता है डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी सेम इन फ्यूचर ऑल्सो। जब बनी थी तब भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है और हमेशा आगे भी ऐसी ही रहेगी। क्या बेतुकी की बात कर रहे हैं ना। एंड अर्थ आपकी 4000 साल पुरानी यहाँ पर है, बस इतनी पुरानी। और इवन फादर सॉरेज कह रहे थे 6 दिन में बना, ये जो कुछ भी यहाँ पर बना है। अब बेटा आपके पास आ जाते हैं डार्विन। और डार्विन कहाँ जाते हैं? अपनी मम्मी से पॉकेट मनी लेकर के HMS बीगल अपनी शिप पर वोएज यात्रा पर जाते हैं। वो यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करते हैं? ये स्टेटमेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। तो existing living forms share similarities to varying degrees, not only among themselves but also with the different life form, and there has been gradual evolution of life form. Gradual का मतलब बोले तो धीरे धीरे, धीमे धीमे धीमे, है ना। तो एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलैरिटीज टू वेरिंग डिग्रीज, नॉट ओनली अमंग देमसेल्फ बट ऑल्सो विद डिफरेंट लाइफ फॉर्म। मैं और आप आपस में सिमिलर नहीं है, बट हम चिंपांजी, डॉग, उन लोगों से भी सिमिलर हैं। वो भी अपने दांत से ही खाते हैं, डाइजेशन होता है, एक्सक्रीट करते हैं, सुनते हैं, आंख है, कुछ तो सिमिलैरिटीज है। हमारे क्या है? कॉमन इंसेस्टर हैं, हम एक जगह से ही आए हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट उसका क्या कहता है? कैरेक्टरिस्टिक, जो भी खासियत हमारे अंदर है और जो हमें इनेबल कर रही है, अलाउ कर रही है या हेल्प कर रही है टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन। नेचुरल कंडीशन चाहे जैसे भी हों, दे आर helping us to survive in that particular conditions,
जैसे कि फिजिकल फैक्टर वुड आउटब्रीड अदर दैट आर लेस इंडोर्ड टू सर्वाइव अंडर सच कंडीशन, नेचुरल कंडीशंस। और अगर हम वहां पे सर्वाइव कर पा रहे तो हम ब्रीड भी ज्यादा करेंगे, ज्यादा प्रोजेनीज रिलीज करेंगे, मतलब नेचर हमें पसंद कर रहा है एंड वी विल बी एक्सेप्टेड बाय द नेचर। सो दोज हु आर बेटर फिट, जो ज्यादा फिट है, मतलब जो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है, ऑब्वियसली वो ज्यादा फिट है और नेचर उसको ही एक्सेप्ट करेगा, नेचर उसको ही आगे ले जाएगा। यहाँ पर क्लियर। अब चलते हैं आगे। आगे चलेंगे तो बात करेंगे इनके बारे में। जैसे कि इवोल्यूशन की जब बात आती है ना, तो आपको बस यहाँ पे इस वाले चार्ट में से ये बताता है कि ब्राकियोसॉरस थे, स्टीगोसॉरस थे, बीच में आपके पास एक कनेक्टिव लिंक है रेप्टाइल्स और इनके अंदर आर्कियोप्टेरिक्स, एंड देन वी हैव टेरानोडॉन, टायरानोसॉरस एंड ट्राइसेराटोप्स। टॉप्स, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब एग्जैक्टली वो टॉकिंग अबाउट द एविडेंसेस। भाई अब सबूत दे दो हमें इवोल्यूशन का। इवोल्यूशन के सबूत जब आप पढ़ेंगे तो आप ये पढ़ेंगे, दैट इज एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। सेकेंड है आपके पास पेलियोन्टोलॉजिकल एविडेंसेस, थर्ड है आपके पास एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, और दो एविडेंसेस और है जिसमें हम इंडस्ट्रियल मेलानिज्म की बात करते हैं एंड वी टॉक अबाउट द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स, वो वाला। ठीक है, टोटल 5 हो गए। अब पहले वाले की बात कर लेते हैं, उसको अच्छे से याद कर लेते हैं। पहले वाला क्या है, यहाँ पे कहता है कि एनालॉगस, मतलब जो ऑर्गन्स हैं आपके वो यहाँ पर एनालॉगस है, मतलब दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट, उनका ओरिजिन डिफरेंट है बट दे हैव द कॉमन फंक्शन। ठीक है, अलग अलग जगह से आ रहे हैं बट दे हैव कॉमन फंक्शन। फॉर एग्जांपल विंग्स अगर मैं इंसेक्ट की देखूंगी और मैं चिड़िया की देखूंगी, चिड़िया क्या है, एक वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट के विंग्स कहीं और से आए हैं, इंसेक्ट के, इनवर्टिब्रेट इंसेक्ट, इसके विंग्स कहीं और से आए हैं। सो दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेस, राइट, दे आर एनालॉगस ऑर्गन। बट जो विंग्स हैं बटरफ्लाई एंड बर्ड्स के, वो दोनों किसके लिए यूज हो रहे हैं, काम के लिए यूज हो रहे हैं, सेम काम के लिए। ऐसे ही आईज ऑफ मैमल्स एंड ऑक्टोपस for the vision, flippers of dolphin and penguin for swimming, root of sweet potato and stem of potato, they are used to use the starch। अगर आप इसको समझ के एक बार पढ़ लोगे, याद कर लोगे तो हमेशा याद रहेगा, बट थोड़ा सा डेडिकेटेड फोकस होकर के इसको याद करना है। एसी का मतलब होता है एनालॉगस ऑर्गन एंड कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एसी में बैठ करके एचडी मूवीज आप यहाँ पर देखेंगे। होमोलोगस ऑर्गन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। चीता, बैट, ह्यूमन, वेल, इनके मेटाकार्पल, कार्पल, फॉलम, रेडियस, अल्ना सब एक जगह से आए हैं। ठीक है, और वो इनके काम अलग अलग हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, रनिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, ईटिंग, है ना। तो सिमिलरली बोगिनवेलिया एंड कुकुरबिटा में जो थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स हैं वो एक ही जगह से आए हैं। ठीक है, एक ही जगह से आए हैं, किससे, एक्सिलरी बर्ड से, बट इनके काम अलग हैं। बोगिनवेलिया में थॉर्न्स प्रोटेक्शन के लिए हैं एंड इन द कुकुरबिटा दे आर फॉर द क्लाइंबिंग, राइट। अब पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करेंगे। दे प्रिजर्व्ड रिमेन्स हैं, ये हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म्स, वो गड़ जाते हैं जमीन में, और जब आप उनकी खुदाई करते तो आपको डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम पीरियड भी पता चलता है। अच्छा, मुझे इस सेडिमेंट्री लेयर्स में मिला, ओहो ये तो इस टाइम की बात है, इस टाइम पर ऐसा रॉक का पैटर्न था या जो भी था। तो इट टेल्स यू द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड ऑल्सो। अब एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में क्या कहता है, अर्नस्ट हैकेल कहता है कि मान लो कोई भी अडल्ट है और कोई भी यंग है, तो ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी यंग में जो चीज है वो अडल्ट से पास हो किसी डिफरेंट के, है ना। जैसे कि मान लो गिल स्लिट्स जो हैं वो आपके किस में होते हैं, मतलब यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल गिल स्लिट जो हैं वो एम्ब्रियो में रहते हैं बट अडल्ट में नहीं रहते हैं। हमारे में रहते हैं क्या, बट हमारी एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में वो रहते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस यहाँ पे दिया था, बट कार्ल वॉन अर्न्स्टबेयर ने ये डिसअप्रूव कर दिया था। वो कह रहा था कि कोई भी अडल्ट किसी भी दूसरे एनिमल की एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज से कभी पास नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ये डायग्राम्स हैं, आप एक बार यहीं पे एग्जांपल्स इनको लर्न कर लेना। अब आपके पास आ जाता है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का एक और सबूत, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ये भी एक एग्जाम्पल है, ये भी एक एविडेंस है नेचुरल सिलेक्शन का। दिस इज ऑल्सो द एविडेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, लेकिन इसमें ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट भी है इनडायरेक्टली। ठीक है, तो देखें यहाँ पे, अब देखो ये यहाँ पे क्या है, लाइट कलर बार्क है। यहाँ पे बार्क किस कलर की है, लाइट कलर की है।
बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर जो बार्क है डार्क बार्क हो गई। बार्क क्या है भाई, पेड़ की छाल है। अब डिफरेंसेस के थ्रू मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। देखो सबसे पहले 1850s में बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी और आपको क्लियरली चीजें विजिबल होंगी। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाइट विंग मॉथ काफी ज्यादा थी एंड ट्रीज विद वाइट कलर लाइकिन ग्रोथ, और उनके ऊपर लाइकिन काफी ज्यादा थी। White winged moth were more common in that area and the white winged moth were camouflage against the white lichen background, making them less visible to the predators. और dark color moth यहाँ पे क्या थी, dark color moth यहाँ पर ज्यादा मतलब कम बचती थी क्योंकि उनको प्रेडेटर तुरंत लाइट बैकग्राउंड में स्पॉट कर लेते। 1920 आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, डार्क विंग मॉथ ज्यादा हो गई और मतलब बची वो वहां पे ज्यादा, क्योंकि ट्री के बार्क के ऊपर बहुत ज्यादा धुआं धूल वगैरह इकट्ठा हो गया। और आपको पता है लाइकेंस दे आर द पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। लाइकेंस क्या होते हैं बेटा, पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। जहां भी पॉल्यूशन होता है वो वहां पर नहीं रहते, ठीक है। तो लाइकेंस चले गए और आपका बार्क का जो छाल है जो पेड़ का, वो डार्क कलर का हो गया। सो द प्रोपोर्शन ऑफ डार्क विंग मॉथ इंक्रीज्ड and the tree's trunk became darker due to industrial pollution and the white wing moth were more visible to the predators then the dark wing moths were better camouflage। तो dark wing moth अपने बैकग्राउंड में खुद को छुपा लेती थी, कैमोफ्लेज कर लेती थी, ठीक है। अब पॉल्यूटेड एरियाज पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन डार्क विंग मॉथ वहां पे ज्यादा थी, डार्क कलर ट्रीज ड्यू टू पॉल्यूशन हो गया था। डार्क विंग मॉथ सर्वाइव बेटर इन पॉल्यूटेड एरियाज ड्यू टू देयर कैमोफ्लेज, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे थी, मतलब वही चीज यहाँ वाली चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। अब देखिए आगे क्या होता है, एक और आपके पास ये सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पर है, रेजिस्टेंट वेराइटीज इन नेचर। आपको पता है हमारे इवोल्यूशन के लिए सेंचुरीज लग जाती हैं इवॉल्व करने में, लेकिन आपको पता है अगर आप 3-4 महीने तक बहुत ज़्यादा पैरासीटामोल या कोई भी दवाई ले लोगे सिट्राजीन कॉन्टिन्यूसली, तो आप उसके रेजिस्टेंट हो जाएंगे, राइट। वो किसकी वजह से हुआ, ह्यूमन यूज़ की वजह से हुआ है। तो हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक, मतलब ह्यूमन के एक्शंस की वजह से ऐसा हुआ है, हम रेजिस्टेंट हो गए हैं किसी पर्टिकुलर चीज के लिए। सो ओवर यूज ऑफ केमिकल्स लाइक हर्बिसाइड्स, एंटीबायोटिक लीड टू द सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेरिएंट शोइंग रैपिड इवोल्यूशन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पेस्ट, ठीक है। चलें आगे, अब बात करते हैं अडेप्टिव रेडिएशन की। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डार्विन फिंचेस की, डार्विन फिंचेस, और ये यहाँ पे कहाँ गए थे, गैलापागोस आइलैंड में ये गए थे, गैलापागोस आइलैंड में। एक चीज मैं आपको और बताना चाह रही हूँ, इधर 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 इधर, हाँ, आपके पास जैसे डार्विन आपके कहाँ पे गए थे, डार्विन आपके बैठ के गए थे HMS बीगल में, और वो कहाँ गए थे, गैलापागोस आइलैंड गए थे, ठीक है। ऐसे ही आपके पास इनका जो कंक्लूजन था कि मतलब जो फिट है वो सरवाइव कर पाएगा नेचर में, हम लोग थोड़ा थोड़ा अलग हैं बट हमारे कॉमन एंसेस्टर्स हैं। सेम चीज़ एल्फ्रेड वेलिस ने भी कंफर्म की थी। एल्फ्रेड वेलिस जो दूसरा साइंटिस्ट था उसका भी सेम कंक्लूजन था डार्विन की तरह, ठीक है बेटा, इसका भी सेम कंक्लूजन था बिल्कुल डार्विन की तरह। मगर ये गैलापागोस आइलैंड नहीं गया था, ये कौन से आइलैंड पे गया था आप लोग मुझे कमेंट करके चैट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको बता दूंगी बाकी, ठीक है। अभी देखो आगे हम कहाँ पे पहुंच गए थे, या वी आर डन विद दिस वन। ये गैलापागोस यहाँ पर गया और गैलापागोस जाने के बाद इसने एक चीज देखी, that varieties of finches in the same island, all the varieties he conjectured evolved on this island itself from the original seed eating features। एक कॉमन चिड़िया थी जो कि सीड ईटिंग सारी खाती थी, धीरे 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 वो डिफरेंट उनकी बीक्स जो हैं ऑल्टर हो गई, कुछ इंसेक्टिवरस हो गई, कुछ वेजिटेरियन फिंचेस थी। दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन of different species in a given geographical area starting from a common point and literally radiating to the other areas of geography habitat is called as adaptive radiation। एक common point पर the process of evolution of different species in a geographical area and starting from a common point radiating to the other areas of geography or habitat, इसको बोला जाता है adaptive radiation and this is the best example which can tell you this।
अब बात आते हैं अडैप्टिव रेडिएशन की। अ नंबर ऑफ मार्सुपियल ईच डिफरेंट फ्रॉम अदर, दे हैव इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। यहाँ पे कोई कॉमन था और ये सारे डिफरेंट आपको स्पीशी लग रहे हैं, ये सारे एक ही उससे आए हैं, ठीक है। अब देखो अडैप्टिव रेडिएशन क्या हुआ, यहाँ पर कुछ लोगों ने कुछ अडैप्ट किया, कुछ अडैप्ट किया, कुछ अडैप्ट किया, कुछ अडैप्ट किया, और ये सारे के सारे अलग अलग उसमें कन्वर्ट हो गए। अब मान लो देखो, अब आपको ना बहुत दिक्कत आती है यहाँ पे कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन समझने में, बट आपको बिल्कुल नहीं आएगी। आप एक एग्जाम्पल हमेशा लेकर के चलना। मान लो एक स्कूल है ए और एक स्कूल है बी, ठीक है। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जिन्होंने नर्सरी क्लास में एडमिशन लिया, और यहाँ पर भी कुछ बच्चे जिन्होंने नर्सरी क्लास में एडमिशन लिया। धीरे धीरे वो अडेप्ट करते गए 10th में आ गए। अडेप्ट कर करके अब उन्होंने डाइवर्स करना शुरू कर दिया। कुछ ने कॉमर्स ले ली, कुछ ने मेडिकल ले ली, कुछ ने नॉन मेडिकल ले ली, और कुछ ने आर्ट्स ले ली। सिमिलर अडेप्टेशन यहाँ पर भी हुआ, किसी ने नॉन मेडिकल ले ली, किसी ने मेडिकल ले ली, किसी ने कॉमर्स ले ली, किसी ने आर्ट्स ले लिया। अब मेडिकल वाले कुछ ने MBBS कर ली, कुछ यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट बन गए, कुछ डेंटिस्ट बन गए, कुछ साइकोलॉजिस्ट बन गए, कुछ और बन गए, राइट। तो क्या देख रहे हैं आप कि यार हैबिटेट अलग अलग है लेकिन काम तो सेम हो रहा है ना। मतलब इधर भी स्कूल नंबर ए में भी अडैप्टिव रेडिएशन हुआ है, स्कूल नंबर बी में भी अडैप्टिव रेडिएशन हुआ है। तो मतलब जब सेम चीज सेम तरीके का अडैप्टिव रेडिएशन दो डिफरेंट ज्योग्राफिकल हैबिटेट में होता है तो हम उसे बोलते हैं कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बोथ आर हैविंग द सेम एक्सपेक्ट, बोथ आर हैविंग द सेम एक्सपेक्ट। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो मेडिकल वालों को डॉक्टर बनना होगा, यहाँ पे भी मेडिकल वालों को डॉक्टर बनना होगा, बट डिफरेंट एरियाज एंड डिफरेंट स्कूल एंड डिफरेंट लोग हैं, राइट। सो व्हेन मोर देन वन अडैप्टिव रेडिएशन, जब एक से ज्यादा अडैप्टिव रेडिएशन अपीयर टू हैव अकर्ड, हुए हैं किसी अलग ज्योग्राफिकल एरिया में रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट हैबिटेट, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। एक एग्जाम्पल आपके पास प्लेसेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का यहाँ पर है, ये देखिए। और ये देखिए, देखो यहाँ पे एक रानी लड़की थी और वहां पे एक गीता लड़की थी, दोनों डॉक्टर बन गए, बट वो रानी है वो गीता है, नाम अलग है बट देखने में सेम है, काम भी सेम है, राइट। कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एंटीटर निम्बाट एंटीटर माउस, ये आपको याद कर लेना, एक आध नंबर में अगर आया, भाई फिजिक्स का टफ पेपर आया था तो मैं आपको पहले ही बोल दे रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ आपको कितनी चीजों का ध्यान रखना है, बाकी चीजें यहाँ पर सेम है। मोल है एक मार्सुपियल मोल, तो मोल याद रखोगे तो कह देना भाई इसके सरनेम से यहाँ पे आया है। एंटीटर पर यहाँ पे याद रख लीजिएगा नम्बेट, बिकॉज ये यहाँ पे मार्सुपियल एंटीटर नहीं है। माउस मार्सुपियल माउस, ये याद रहेगा। लीमर स्पॉटेड कस्कस, ये बिल्कुल डिफरेंट है तो उसको स्टार मार्क कर लो अलग से याद करने के लिए। फ्लाइंग स्क्विरल फ्लाइंग फेलेंजर, ये भी अलग है, फ्लाइंग आ रहा है तो या तो ऐसे करके याद कर लेना। बोब कैट टेस्मानियन टाइगर कैट, ये भी याद करना पड़ेगा। वोल्फ टेस्मानियन वोल्फ। चलो आगे, अब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करते हैं। डार्विन जब इवोल्यूशन बता रहा था उसके दो मेन कॉन्सेप्ट थे, दैट इज ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। बच्चों को कई बार मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे 2 नंबर में मे भी मुझे लग रहा है इस साल ये वाला क्वेश्चन आ जाए, तो मैं आपको लिटरली एक्सप्लेन कर रही हूँ कि है क्या, ताकि आप भूलो ना, इसको लिखवाना नहीं है, समझना है, समझ के लिख देना है, टीचर पूरे नंबर देगा, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इन अ ट्रू सेंस वुड हैव स्टार्टेड व्हेन सेलुलर लाइफ फॉर्म विद डिफरेंस मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। जब डिफरेंसेस आने लग जाते हैं, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क करने लगते हैं, इवॉल्व करने लगते हैं, तो यहाँ पे इवोल्यूशन बेसिकली इधर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल लिया। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म डिपेंड ऑन लाइफ साइकिल और लाइफ स्पैन। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया की बात करूं, बैक्टीरिया की लाइफ स्पैन जो है 20 मिनट है, इकोलाई की, तो 20 मिनट में दूसरी जनरेशन, फिर 20 मिनट में दूसरी जनरेशन, तो इसमें ज्यादा जल्दी इवोल्यूशन हो गया एज कम्पेयर टू अस। हमारा लाइफ स्पैन है 100 साल एवरेज, ठीक है, तो हमारे में टाइम लगेगा। मैंने क्या लिया, मैंने एक बैक्टीरिया लिया और मैंने यहाँ पर उसको बहुत सारा खाना दे दिया। ये बैक्टीरिया बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा था, बट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम मैंने उस खाने को कम कर दिया, तो उसी पूरे बैक्टीरिया में से कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो कि सरवाइव कर गए कम खाने में भी, बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे थे, वो अलग हो गए। तो इससे ये अलग हो गया, दिस इज बेटर एबल टू सर्वाइव इन द नेचर, नेचर विल एक्सेप्ट इट एंड इट विल प्रोड्यूस मल्टीपल प्रोजेनीज, बट ये बी एलिमिनेट कर दिया जाएगा धीरे धीरे नेचर में से, ठीक है। सो फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू गेट सिलेक्टेड बाय द नेचर, ठीक है। अब इससे पहले हम ये पढ़ें, इससे पहले मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बता देती हूँ। यार ये क्या हो रहा है, ठीक है,
हाँ, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो आपने डार्विन के दो की कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, किसके लिए? इवोल्यूशन के लिए। एक तो है एंड नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन में आपको मैं बताती हूँ, ये डार्विन ने स्टार्टिंग में ही बता दी थी दोनों चीजें, ठीक है। ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन में आप क्या लिख सकते हैं? तो हम चलते हैं इधर, देखो यहाँ पे वो क्या बता रहा है, एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलैरिटीज टू वेरिंग डिग्रीज not only among themselves but also with different life form. It has been gradual evolution of life form. मतलब हम किससे आए हैं? हमारा कोई एक कॉमन एंसेस्टर है, आपको ये यहाँ पर मेंशन जरूर करना है कि वी हैव अ कॉमन एंसेस्टर, हमारा कोई एक यहाँ पर कॉमन एंसेस्टर इधर है, ठीक है, और हम उसी के क्या हैं, डिसेंडेंट्स यहाँ पर हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई कॉमन बंदा, फिर कोई आया यहाँ पर, फिर उसकी शादी किसी के साथ हुई, फिर हम आए, हम किसी हमारा कॉमन है एंसेस्टर, यहाँ पे जो लोग आए हैं और हम दोनों का एंसेस्टर क्या है, कॉमन है। दिस इज ब्रांचिंग डिसेंट। नेचुरल सिलेक्शन जो अभी 1 मिनट पहले हमने पढ़ा। अब बात आती है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन काफ़ी तरीके से हो सकता है, जो वेरिएशन है वो काफ़ी तरीके से आ सकते हैं। तो ह्यूगो डे वेराइज एंड डार्विन ने क्या कहा था, इसके ऊपर बेटा 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो एक बार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये कर लो। ह्यूगो डे वेराइज ने इवोल्यूशन को समझाने के लिए म्यूटेशन थ्योरी का यूज़ किया था एंड डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का यूज़ किया था। सडन जेनेटिक चेंजेस जो म्यूटेशन की वजह से आते हैं उसको हम, वो इवोल्यूशन में यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल करता है और इसकी वजह से यहाँ पे वेरिएशन आते हैं। लेकिन डार्विन ने ऐसा नहीं कहा था, डार्विन ने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मे बी डिफरेंट चेंजेस, धीरे धीरे ग्रेजुअल है, धीरे धीरे थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। आपके जो इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स हैं जो कि आपने थ्रू रिप्रोडक्शन, थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप में इनहेरिट हुए हैं या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे आर हेल्पिंग यू टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन, देन यू आर गेटिंग सिलेक्टेड बाय द नेचर, सो दैट पर्टिकुलर थिंग हेल्प्ड यू धीरे धीरे ग्रो करना, ठीक है। और यहाँ पे सडन एंड लार्ज म्यूटेशन होता है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस स्मॉल वेरिएशंस आते हैं किसी पॉपुलेशन में, इट इज एब्रप्ट रैपिड चेंजेस एंड ये ग्रेजुअल स्लो प्रोसेस यहाँ पर है। ओके, क्लियर हो गया। चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, एक क्वेश्चन कहाँ गया यार, मैं क्वेश्चन ऐड करके आई थी, पता नहीं कहाँ गया, चलो छोड़ो। अब हम बात करते हैं लेमार्क की। एक चीज़ और यहाँ पे जो हमें याद रखनी है वो है सॉल्टेशन, दैट इज सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखना है। व्हाट इज सॉल्टेशन? सॉल्टेशन क्या है? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, ठीक है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। ओके, स्पेशिएशन क्या होता है कि इवोल्यूशन के थ्रू, मतलब चेंजेस के थ्रू नई स्पीशीज ही बन जाए, किसी एक चीज से नई स्पीशीज बन जाए, दैट इज स्पेशिएशन। ओके, अब देखो लेमार्किज्म क्या होता है। लेमार्क थ्योरी प्रपोज दैट इवोल्यूशन अकर ड्यू टू द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता देती हूँ, ये जो जिराफ है इसको ऊपर ये पत्तियां खानी होती थी, तो ये अपनी गर्दन स्ट्रेच करता गया, ज़्यादा यूज़ कर रहा था अपनी गर्दन को, इसलिए इसकी गर्दन ही लंबी हो गई। ऐसे तो करते करते मे बी यूनिवर्स तक ये पहुंच जाता अपनी गर्दन, बट ये डिसअप्रूव कर दी गई थी। सो ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो, नेम द नेचुरलिस्ट, लेमार्क था भाई, एंड राइट द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय हिम, तो आप वो एक्सप्लेन कर देना, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। अब हम हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल की बात करते हैं। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो अलील फ्रीक्वेंसीज होती हैं, कि कोई सी अलील, स्मॉल टी अलील कितनी बार किसी पॉपुलेशन में आ रही है, डोमिनेंट अलील कितनी बार किसी पॉपुलेशन में आ रही है, ये स्टेबल रहती है फ्रॉम वन जनरेशन टू जनरेशन। इस अलील की फ्रीक्वेंसी इतनी है इस पॉपुलेशन में, अब इसी पॉपुलेशन की जब दूसरी जनरेशन आएगी तो उसमें भी सेम रहती है, ये हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल का कहना है, ठीक है। सो जीन पूल रिमेन कांस्टेंट और ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके यहाँ पर रहता है। सो सम टोटल ऑफ ऑल द अलील फ्रीक्वेंसीज, यहाँ पे ये क्या स्टेटमेंट है,
सम टोटल of all the allele frequency is equals to 1। कहने का मतलब P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1, और मैं अगर P प्लस क्यू स्क्वायर करूँ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑल्सो 1, फिर उसकी आप ये वाली फुल फॉर्म यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म क्या, इक्वेशन P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ। ठीक है, अगर आपको बोला जाए किसी भी हेट्रोजाइगस फ्रीक्वेंसी क्या है तो आपको ये लगाना है, P की वैल्यू निकालनी है, Q की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे आ जाएगा। होमोजाइगस का निकालना है तो Q स्क्वायर एंड P स्क्वायर। ठीक है, तो P स्क्वायर यहाँ पे डोमिनेंट एलील के लिए, Q स्क्वायर यहाँ पर रिसेसिव एलील के लिए। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल को? सबसे पहले जीन माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन का मतलब क्या कर रहा है, आप माइग्रेट कर रहे हो, आप अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया चले गए हो। ठीक है, ये दैट इज कॉल्ड एज जीन माइग्रेशन। ठीक है, इसे हम जीन माइग्रेशन कहते हैं। जीन फ्लो क्या होता है, मल्टीपल टाइम्स अगर जीन माइग्रेशन हो उसको जीन फ्लो कहा जाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, अचानक से कोई इधर से उधर चला गया, दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। वो भी किसी अलील किसी भी पॉपुलेशन का हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो चेंज कर सकता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, ये तो जानते ही हैं, नेचुरल सिलेक्शन, इसकी वजह से इवोल्यूशन होता है। ऑब्वियसली हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल भी अफेक्ट होगा। फाउंडर्स इफेक्ट क्या कहता है, समटाइम्स जो भी किसी भी पॉपुलेशन में एक चेंज, इतना अजीब चेंज हो रहा है कि इट बिकम अ न्यू डिफरेंट स्पीशीज, और वो एक अलग ही स्पीशीज बन गई है। तो जो पुरानी स्पीशीज थी जिसमें ऐसा बदलाव हुआ कि एक नई स्पीशी बन गई, इसको बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। और जो ये पूरी स्पीशी यहाँ पर है इसको क्या बोला जाता है, द ओरिजिनली ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम द फाउंडर। और ये कौन हो गई यहाँ पर, फाउंडर इधर हो गई। क्लियर, अब चलो आगे। अब एनसीईआरटी में लेमार्क वाले पैराग्राफ के सबसे लास्ट में इस चीज का जिक्र किया हुआ है और आप इसे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया कि मान लो मीडियम साइज के लड़के हैं, ठीक है, बच्चे हैं मीडियम साइज के। मीडियम साइज कैसे होंगे भाई, हेट्रोजाइगस, ये ठीक है। और आपके कैपिटल टी या स्मॉल टी यहाँ पे ले लो, ये पैटर्न यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे पीक हायर होती जा रही है, मतलब क्या है, पीक इज गेटिंग हायर एंड नैरोअर। एवरेज ये चूज कर रहा है, जो इवोल्यूशन हुआ है नेचर सेलेक्ट कर रहा है एवरेज लोगों को। अगर पीक किसी एक तरफ शिफ्ट हो रही है तो ये क्या हो रहा है, डायरेक्शनल यहाँ पर इवोल्यूशन हो रहा है। ये क्या है, डायरेक्शनल है कि भाई स्मॉल टी वालों को ज्यादा सेलेक्ट कर दिया है नेचर में। अगर ये दो डिसरप्टिव पीक आ रही है, डिसरप्टिव, तो इसका मतलब ये है कि मीडियम हाइट वाले लोगों को नहीं चूज किया गया है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी वालों को ज्यादा नेचर फेवर कर रहा है। ठीक है, इस ग्राफ के ऊपर भी बेटा एक क्वेश्चन आया हुआ है, आई डोंट नो कहाँ पे है वो क्वेश्चन, एक सेकंड में दिखा देती हूँ। ये वाला क्वेश्चन उसी के ऊपर है, तो देख लेना ध्यान से। नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स इन डिफरेंट वेज इन नेचर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दैट इज डिस्ट्रप्टिव ग्राफ ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। आप ये बता देना, व्हाइट कलर विंग मॉथ को एंड डार्क कलर विंग मॉथ को इक्वली फेवर किया गया है, और जो मीडियम कलर विंग मॉथ थी वो देख लीजिए एकदम नीचे यहाँ पर है। ठीक है, in England after industrialization the population of dark wing moth were more favored than the white wing moth। explain, क्या हुआ, स्मोक बहुत ज्यादा हो गई, लाइकेंस वहां से चले गए और बार्क का कलर डार्क हो गया। इसकी वजह से डार्क कलर मॉथ कैमोफ्लेज कर गई एंड इट वाज नॉट इजी टू स्पॉट द डार्क कलर मॉथ इन द डार्क बैकग्राउंड, तो वो ज्यादा यहाँ पे हो गई। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन कैन एनहेंस द रेट ऑफ इवोल्यूशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। यहाँ पे आप हर्बिसाइड्स एंड एंटीसाइड्स का एंटीबायोटिक्स का यूज एग्जाम्पल लेना, फिर आप बोलना कि इनका एक्सेसिव यूज किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके रेजिस्टेंट बना सकता है कम टाइम में, और कम टाइम में यहाँ पर इवोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे इवोल्यूशन की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये वाला बता देती हूँ, प्लांट्स वाला। प्लांट्स में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन जो प्लांट हुआ था, सबसे पहले हमें पता चला कोई O2 यहाँ पर रिलीज कर रहा है। ऑब्वियसली कौन है वो, मे बी एक लाइट रिएक्शन की वजह से हो रहा होगा, है ना, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा होगा, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पे निकल रहा है। तो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स हुआ है, मतलब प्लांट्स हैं ऑब्वियसली, उन्हीं में ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है। क्लोरोफाइट है,
एक्वाटिक ग्रीन प्लांट्स हैं। ब्रायोफाइट हम यहाँ पे देख सकते हैं जो कि कार्बोनिफेरस पीरियड में काफी ज्यादा थे। जूस सेरोफाइलम सिल्यूरियन पीरियड में एंड डेवोनियन पीरियड में काफी ज्यादा थे। लाइकोपोड्स ओल्डेस्ट लिविंग वेस्कुलर प्लांट है एंड राइनिया एंड साइलोटम ये एक्सटिंक्टेड हैं। ठीक है, इतने में आपको इतना अगर याद है तो यू विल बी डूइंग ग्रेट, बट एक बार इसको और गो थ्रू कर लेना इसके थ्रू। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये चार्ट की, जिसमें जिस चार्ट में हर एक चीज़ है। आप इस चार्ट को अगर 3 से 4 5 ये जो 5 चार्ट मैंने बनाए हैं, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं होगा और इजीली आपके माइंड में रहेगा। ये कुछ रटने वाला नहीं है, आप 4 से 5 बार इसको देखोगे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि टाइम पीरियड है, ये लाइफ फॉर्म है और वो की इवेंट जो जो यहाँ पर हुए हैं। 2000 मिलियन ईयर्स अगो पहली लाइफ फॉर्म आई थी। ठीक है, कितना 2000 मिलियन ईयर अगो पहली सेल्यूलर लाइफ फॉर्म आई थी। ओरिजिन ऑफ सेल्यूलर लाइफ अननोन, मैकेनिज्म हाउ कैसे कुछ आइडिया नहीं है, इतना मत देखो। 500 मिलियन ईयर्स अगो इन्वर्टिब्रेट आए थे, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। जॉलेस फिशेस 350 मिलियन ईयर्स अगो आई थी एंड जॉलेस फिशेस इवॉल्व फर्स्ट प्लांट लाइक इन्वेडेड इस टाइम ही पर। ठीक है, और 320 मिलियन ईयर्स अगो सीवीड्स एल्गी आई थी। ठीक है, एविडेंस ऑफ प्लांट्स ऑन द लैंड, और उन्होंने सबूत मिल गया था हमें। 350 मिलियन ईयर्स अगो लोब फिन्स आए थे, कोलियोकॉन्थ, और इवोल्यूशन ऑफ लोब फिन्स लेटर दो एक्सटेंट फाउंड इन साउथ अफ्रीका इन 1938। ठीक है, फिर से हमें मिल गए थे वो। 350 मिलियन ईयर्स अगो पहले एम्फीबियन, 200 मिलियन ईयर्स अगो रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए एंड इक्थायोसॉरस आपके 200 मिलियन ईयर्स अगो, 65 मिलियन ईयर्स अगो आपको डायनासोर्स आपके एक्सटिंक्ट यहाँ पर हो चुके थे। पहले श्रीव्स लाइक मैमल्स जो थे, फर्स्ट मैमल जो थे वो श्रीव्स लाइक थे। मैमल्स इवॉल्व जो विविपैरस थे एंड अपने यंग वंस को अपनी बॉडी के अंदर ही प्रोटेक्ट करके रखते थे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, मैमल्स इन साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के बीच में, और ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका फौना ने जो है वो डोमिनेट कर दिया साउथ अमेरिका को, और इन लोगों को कोई किसी ने ज़्यादा डिस्टर्ब ही नहीं किया। ऑस्ट्रेलियन मैमल्स, मार्सुपियल्स, ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे सर्वाइव कर गए थे। मॉडर्न डे एक्वाटिक मैमल्स हैं वेल्स एंड डॉल्फिन, सम मैमल्स अडेप्टेड टू लिव इन होली वाटर एंड रिसेंट इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, जिसको मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ठीक है, ये रहा ह्यूमंस का लास्ट, एंड एक पॉइंट एनसीईआरटी का यहाँ पे नहीं बचा है, सब कुछ यहाँ पर है, पूरी तरीके से टेबल में है। आप टेबल को ब्रेक करके याद कर सकते हो। सबसे पहले 15 मिलियन ईयर्स अगो आपके पास ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस थे। ये लोग कैसे थे? हेरी, वॉक लाइक गोरिल्लास, है ना, और एग्जिस्टेड अराउंड दिस टाइम एंड एग्जिस्टिंग अलोंगसाइड द ड्रायोपिथेकस ऑल्सो। 3.4 मिलियन अगो अर्ली मैन लाइक प्राइमेट्स आए थे, ये सीधे चलते थे एंड ज़्यादा लंबे नहीं थे। होमिनिड फीचर फाउंड इन फॉसिल्स ऑफ यूथोपिया एंड तंजानिया। 2 मिलियन ईयर्स अगो आपके ऑस्ट्रालोपिथेकस आए थे। दे लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स, हंटेड विद स्टोन्स, टूल्स एंड प्राइमेटली एट फ्रूट्स एंड फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग डिस्कवर्ड फॉसिल दैट वर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर प्राइमेट्स। 2 मिलियन ईयर्स अगो होमो हिबालिस, ब्रेन साइज इनका ये पूछ लिया जाता है ज़्यादातर, और सीक्वेंस पूछा जाता है। ठीक है, देन होमो इरेक्टस, निएंडरथैल मैन, होमो सैपियंस, एंड इनकी लार्जर ब्रेन कैपेसिटी थी 900 सीसी, इनकी 1400 सीसी थी एंड 75,000 मिलियन ईयर्स अगो 75,000 ईयर्स अगो होमो सैपियंस आ गए थे। मॉडर्न होमो सैपियन एमर्ज, स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टिनेंट एंड डेवलप इनटू डिफरेंट रेसेस, यहाँ पे डेवलप हो गए थे। ठीक है, एक ये चार्ट है, इस चार्ट से अगर आया क्वेश्चन तो यहाँ से आ सकता है। नीट में एक बार आया था ऐसा क्वेश्चन कि जो कंपैरिजन ऑफ द स्कल ऑफ अडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, baby chimpanzee and adult chimpanzee, skull of baby chimpanzee is more like the adult human skull than the adult chimpanzee। तो ये स्टेटमेंट वहाँ पे दिया गया था करेक्ट और रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस की। इन्होंने एक आर्ट डेवलप की थी केव में, प्री हिस्टोरिक केव आर्ट सच एज भीमबेटका रॉक शेल्टर, मध्य प्रदेश में, रेजन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, रेजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अर्ली होमोसैपियंस, उन्होंने खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया था 10 से 11,000 साल पहले। सो वहाँ पे हमारे सेटलमेंट, सिविलाइजेशन वहाँ से धीरे धीरे होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा आज का सेशन। आपका ह्यूमन एवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ह्यूमन एवोल्यूशन से हमेशा क्वेश्चन देखे हैं, तो प्लीज़ ये लर्न कर लेना, ये टेबल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एवोल्यूशन इजी है, समझकर अगर इस सेशन को 2 बार ध्यान में रख लोगे और 3 से 4 बार इन टेबल को रिवाइज कर लोगे, आप पूरे नंबर यहाँ एवोल्यूशन में स्कोर कर लेंगे। ठीक है,
सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन. अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा. एंड ये है मेरी मेल आईडी, ठीक है, neelam.rajput@adda247.com. और आप मेरी कम्युनिटी को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, बायोलॉजी बाय नीलम मैम की कम्युनिटी, बाय फॉलोइंग द अड्डा ऐप. यू कैन गेट इट देयर. और हमारा संजीवनी जो है वहाँ पे आपको सारा कंटेंट बोर्ड का, 12th का सब कुछ वहाँ पे मिलता है, तो जा करके उसे भी ज्वाइन करो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे अहेड.